गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा ओम्स लॉ। हम लोग चार्ज देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, मटेरियल्स देख चुके हैं कितने टाइप के होते हैं, और आपका पोटेंशियल देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं, उन पर न्यूमेरिकल्स भी देख चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, अच्छा, ओम्स लॉ से पहले एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। करंट का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप बस नॉलेज के लिए, मतलब जो आईएससी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी, और आप लोग भी देख लीजिए जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट क्यों आता है ये हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण। अब एक चीज़ जानिए, क्या इलेक्ट्रॉन के अपने आप चलने के कारण आता है या फिर हम किसी तरह से उन्हें चलवाते हैं तब आता है। जैसे कोई भी मेरे पास अगर मेटल है, मेटल की ये प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, मेटल प्लेट है वो। तो इस मेटल प्लेट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, और होंगे तो वो भाग भी रहे होंगे मेटल प्लेट के अंदर। जैसे दिखाते हैं आपको, एक छोटी सी नीचे और बना देते हैं। जैसे ये मेरे पास ये एटम्स थे, मेटल प्लेट में जो एटम्स अरेंज थे इस तरीके से थे। ये मेटल प्लेट में एटम्स अरेंज होते हैं। अब इनके पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं, भागते हैं ज़्यादातर, करंट बनाते हैं। अच्छा, अगर ये करंट बनाते हैं तो देखिए किस तरीके से ये भाग रहे होंगे। मैंने मान लिया ये आपको मेटल की प्लेट दिखाता हूँ, इसमें एटम्स नहीं दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा कि उनकी वेलोसिटी किस तरीके से किधर किधर होगी। अब देखिए, अगर मेरे पास नॉर्मली कोई मेटल की प्लेट है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भागते हैं वो किस कारण से भागते हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है इस कारण से भागते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? अब देखिए, एनर्जी तो बहुत फॉर्म में हो सकती है। फिलहाल तो आपको केवल ये जानना है कि अगर मैं मेटल की प्लेट को हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी हीट एनर्जी आ जाएगी और उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वैसे भी अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या फिर कोई सा भी टेम्परेचर हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ जो एनर्जी आती है वो इसी वजह से आती है। तो इलेक्ट्रॉन, मानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है और ये ऐसा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा होगा, एक ऐसा आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जिगजैग मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। क्या इन वेलोसिटीज़ के कारण जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ये इधर उधर ऐसे ही जिगजैग इनका मोशन हो रहा है, क्या जो इनके पास अभी वेलोसिटी है इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अभी मतलब ज़्यादा गहराई में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल आप जान लीजिए कि जो अभी ये मूव कर रहे हैं ये किस कारण से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ एनर्जी है। ठीक, तो उस एनर्जी से जो इनको वेलोसिटी मिली उसका नाम हमने दे दिया थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि हीट के कारण से ही इसको मेनली एनर्जी मिलती है जिस कारण से ये भागते हैं। तो अब ये भाग रहे हैं इधर उधर, तो इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। तो क्या थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट आता है? तो आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन ए, करंट क्यों आता है, पहले में ही आपको दे दिया जाए थर्मल वेलोसिटी। बी आपको दे दिया जाए, बी आपको दे दिया जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सी आपको दे दिया जाए बोथ, एंड डी आपको दे दिया जाए नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आपके पास ये सवाल आ गया। तो देखिए, थर्मल के कारण इनके पास, हीट के कारण क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो कहानी क्या होगी कि जो थर्मल वेलोसिटी होती है उसके कारण करंट नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट क्यों नहीं आता है? वेलोसिटीज़ क्या होती हैं?
वेक्टर क्वांटिटी होती है। मान लीजिए कोई एक वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन की और किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, तो यहाँ हम ये मानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे एक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक ने करंट इधर बनाया, एक ने करंट इधर बनाया, इफेक्ट जीरो हो गया। सेम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों का भी इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। इन एक की वजह से करंट बनेगा इस डायरेक्शन में और एक की वजह से करंट बनेगा इस डायरेक्शन में, तो करंट क्या हो जाएगा, ऐड होके जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पर कहानी है, अगर ये ऐसा जा रहा है तो ऊपर से ये ऐसा आ रहा है, तो दोनों की वजह से करंट फिर से जीरो। सेम यहाँ पर, तो फिर करंट क्यों आया, अच्छा करंट के आने का कारण क्या है, तो देखिए करंट किस कारण से आता है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा। हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये पार्टिकल्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, तो अट्रैक्ट होंगे मतलब इधर इन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, और आपको उस फोर्स की वैल्यू पता है F = Q × E, इतना हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, उसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट होने लग गया। अच्छा पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही भाग जाता। अभी इलेक्ट्रॉन है तो इन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अच्छा अगर इधर फोर्स लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब देखिए इनके पास इधर वेलोसिटी तो एकदम से तो उधर जा नहीं सकते, तो हल्का हल्का इस तरीके से ऐसे 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 मूव करेंगे। मतलब ये यहाँ से इतना जा रहा था इधर और चला गया इधर, ड्रिफ्ट कर गया। सेम इसकी कहानी है, ये ऐसे 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 ये वापस आने की कोशिश करेगा, मतलब इधर मुड़ जाएगा, ये इतना ड्रिफ्ट कर गया। सेम ये इधर जा रहा था, पीछे फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जाने की जगह ऐसा 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 इधर मुड़ने की कोशिश करेगा, ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ये तो जा ही रहा था ऐसा, तो ये थोड़ा सा क्या कर देगा, इधर बेंड कर देगा, इसके लिए ये ड्रिफ्ट हो गया। ये इधर जा रहा था तो टोटली उधर ही जाएगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए ये इधर जा रहा था लेकिन ये क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो गया। ये नीचे जा रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो गया। सेम ये ऐसा जा रहा था तो ये ऐसा चला जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, और सब की डायरेक्शन किधर हो रही है, इधर जाने के लिए कर रहे हैं, कोशिश इधर जाने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद क्या होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही इसी की डायरेक्शन में सीधे स्ट्रेट मुड़ जाएंगे, बट कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होंगे। तो देखिए अब अगर ड्रिफ्ट हुए हैं तो इनके पास कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होगी, तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v और ये सफिक्स में d, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछे तो करंट क्यों आया, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की सब की वेलोसिटी इधर ही हो जाएगी कुछ देर बाद। अगर इधर वेलोसिटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इस डायरेक्शन में करंट होगा, ऐसा करंट होगा। तो अब क्लियर हो रहा होगा कि किस कारण से करंट आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण से करंट आता है, ना कि थर्मल वेलोसिटी के कारण से। तो ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन सही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट आया। अगर फॉर्मूला भी आपसे कोई पूछता है तो करंट का होता है I = NEAVD, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है एरिया, जो भी आपके पास कंडक्टर मटेरियल जो भी हो उसका एरिया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये करंट का फॉर्मूला है, और यूनिट इसकी आपको पता है, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, अच्छा लगे तो ठीक है याद रखना, नहीं अच्छा लगे तो आप भूल जाना, वैसे भी 12th क्लास में आपको पढ़ना ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओम्स लॉ। तो अब देखते हैं अपना ओम्स लॉ, बहुत ही बेहतरीन लॉ है, और साहब ओम ने ये दिया था ओम्स लॉ,
OHMs, ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अच्छा देखिए, इससे पहले आप एक और चीज़ देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें और सोना चांदी तोलें। यहाँ पर P क्या है? परपेंडिकुलर। B क्या है? बेस। एंड H क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक, मेरे पास ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपको याद रखना, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे क्लास 9th में, मैथमेटिक्स में, ये तो आप यहीं सीख लीजिए। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और उससे मिली हुई साइड ये बेस होती है, और ये क्या होती है? हाइपोटेनियस, H। ठीक, अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो आपको याद करने हैं। एंगल्स, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या होता है? देखिए S होता है, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक, तो साइन थीटा आपका S क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H। एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? B/H। ये C से कॉस थीटा, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन, देखिए अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूले से देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल लेता हूँ, 3 है, ये 4 है, और ये हाइपोटेनियस 5 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है। देखिए कि इसमें अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 3/5 क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। ऐसे ही क्या निकालेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे, ऐसे ही टेन थीटा निकालेंगे। अब देखिए लाइन का इंक्लिनेशन, मतलब थीटा का मतलब क्या होता है कि कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है अपने ओरिजिन से, ठीक, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वही उसका क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है। अब टेन थीटा का मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन, मतलब क्या? उस लाइन का स्लोप कितना होता है। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितनी झुकी हुई है कोई चीज़। तो अब मैं आपको इसका इंट्यूशन देता हूँ कि टेन थीटा किस तरीके से हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, ये कोई XY कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, और एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ जो उनके बीच से जाती है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ओरिजिन से होते हुए जाती है ये लाइन, थीटा एंगल पर हम इसे मान लेते हैं इंक्लाइंड है। ये थीटा ही क्या है? इस लाइन का स्लोप है, इसका इंक्लिनेशन है, ये कितना इंक्लाइंड है, और यही क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा, यही इंक्लिनेशन। तो अब देखिए ये इंक्लिनेशन किस तरीके से हम निकालते हैं। बहुत आसान है, हम कोई आर्बिटरी वैल्यू लेते हैं, ये 4 है y की वैल्यू, तो उस 4 पर क्या है? x की वैल्यू 3 है। अब देखिए हमारे पास ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है एक, जिसमें ये परपेंडिकुलर कितना है? वैल्यू 4 है, और ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल x में वैल्यू कितनी है? 3 है। अब ये ट्राइंगल में अगर मैं निकालूँ यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाली साइड 4/3 बेस। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। यही क्या है? यही इस लाइन का स्लोप है। तो बहुत ही आसान था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इसमें, आसानी से सीखिए। अब अगले टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या? कंटिन्यू ओम्स लॉ को ही कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ का सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास ये कोई क्या है? ये कोई कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर हमारे पास। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या? एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया, मतलब वेरिएबल बैटरी, ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से चेंज कर पाएँ, बदल पाएँ। इसका वोल्टेज V है, और ये हमने लगाया इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर, और यहाँ हमने लगा दिया एक अमीटर। अब देखिए इनका काम क्या क्या है? ये किसको मेज़र करेगा? ये वोल्टेज को। ये किसको मेज़र करेगा? करंट को। ये हमारे पास क्या है? कोई वायर है। ये क्या है?
वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को हम बदल सकते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का बटन है, हम ऐसे घुमा रहे हैं, हम वोल्टेज को बदलते जा रहे हैं। देखिए हम समझने के लिए इस वोल्टेज को कितना ले लेते हैं, 100 वोल्ट ले लेते हैं। तो देखिए ओम साहब ने क्या देखा, ओम साहब ने देखा कि जब उन्होंने किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को लगाया तो क्या देखा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, यहाँ से रीडिंग जो नोट की, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट इंक्रीज़ कर रहा था। जैसे अभी वोल्टेज 0 रखा था तो करंट भी 0 था। जैसे वोल्टेज 10 वोल्ट किया तो करंट कितना हो गया, 5 एम्पियर हो गया। वोल्टेज 20 वोल्ट किया तो करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर। वोल्टेज 30 वोल्ट किया तो करंट 15 एम्पियर। वोल्टेज 40 वोल्ट किया तो करंट 20 एम्पियर। यहाँ से इन्होंने क्या देखा कि जो V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब जो V है I पर लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। देखिए करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का क्या मतलब है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, जिधर बड़ा हम सिंबल ये दिखाते हैं उधर क्या होता है पॉजिटिव, जिधर छोटा होता है इधर क्या होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर के इधर कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट है। और पोटेंशियल हम जानते हैं, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी बैटरी लगी हो तो उसका पॉजिटिव वाला ये होता है हायर पोटेंशियल पर, और नेगेटिव वाला हम लोग लेते हैं लोअर पोटेंशियल, हमेशा याद रखना। तो ये हायर पोटेंशियल से हमने वायर को कनेक्ट कर रखा है इधर लोअर पोटेंशियल से, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जिसके कारण क्या होगा, चार्ज दौड़ेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच। तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। वो करंट की रीडिंग हम यहाँ से ले रहे हैं, और जो वोल्टेज उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ से, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, वो रीडिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं, उस ग्राफ में रखा। और इस ग्राफ से ओम साहब ने क्या देखा कि जो वोल्टेज है वो करंट दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं, लीनियरली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ से V, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल्स टू I इंटू R। R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के। तो R यहाँ से क्या आ गया, V अपॉन I, मतलब R आ गया हमारे पास B अपॉन I। तो ओम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया कि व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर देन the potential difference is directly proportional to the current produced in the conductor applied, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको कांस्टेंट रखें, उनको सेम रखें, तब ये आपका स्टेटमेंट ओम्स लॉ का क्या होगा, वैलिड होगा। फिजिकल कंडीशंस मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर ऐसा ना हो हमें इसकी लेंथ बदलनी पड़े, ये सारी चीज़ें क्या हों, कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो। तो अब स्टेटमेंट आप सुनिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन इट अप्लाइड ऑल फिजिकल कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड और नॉट वेरी और कांस्टेंट, तीनों चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो फिजिकल कंडीशन आप समझ रहे होंगे, पता चले इस वायर में हम नीचे से लाइटर जला के आग लगा रहे हैं, और आग लगा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को रोकता है, मतलब ये करंट को खाता है, करंट को कम करता है, एक तरीके का दानव है जो करंट को क्या करता है, कम करता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उससे वो होती है ओम, OHM, और ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, सॉरी ऐसे, ये डिनोशन है। अब देखिए थोड़ा इसे ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली किस तरीके से समझेंगे, देखिए ये हमारे पास कोई ग्राफ दिया है V और I के बीच में।
अब देखिए v और i ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप कभी x इक्वल्स टू वाई का ग्राफ बनाते थे, x इक्वल्स टू वाई का ग्राफ, तो याद करिए 9th क्लास में ये होता था ग्राफ, और ये जो थीटा है वो इस लाइन का क्या बताता है, स्लोप बताता है, मतलब कितनी इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर भी जो ये थीटा होगा v और i के ग्राफ के बीच में, ये क्या बताएगा, इस लाइन का स्लोप बताएगा। अब देखिए एक चीज़ हम लेते हैं, यहाँ हमने माना कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, v1 है, और उसी पॉइंट पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो i1 हो रहा है। ठीक, ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये जो ओ ए बी आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारे पास कितना है, v1 है, और ये हमारे पास कितना है, i1 है। तो देखिए फॉर्मूला हमको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें और सोना चांदी तोलें। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा ही क्या बताता है, स्लोप बताता है। मैंने आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बताया था वहाँ आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्लोप बताता है ये। तो यहाँ टेन थीटा क्या निकलेगा, अगर टेन थीटा की मैं बात करूँ तो इस फिगर से टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है मतलब v1 अपॉन बेस हमारे पास क्या है, i1। यही तो ट्राइंगल है जिसकी नीचे वाला बेस i1 है और ये क्या है, v1। तो देखिए इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो v अपॉन आई लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा इक्वल्स टू v अपॉन आई, और v अपॉन आई ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये किसके बराबर है, रेजिस्टेंस r के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी v और i ग्राफ में अगर कोई लाइन बनती है उसका स्लोप क्या होता है, हमेशा हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो याद रखने वाली ये चीज़ है, आपको याद रखना है। और ऐसे ग्राफ को जो v और i के बीच में ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसको हम बोलते हैं ओमिक ग्राफ। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ओमिक ग्राफ, ओमिक ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए बनाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा हमारे पास कुछ ये आपके पास सवाल दिया है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। ये v है, ये i है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। अब आपको चार ऑप्शन दे दिए, R1 इज ग्रेटर देन R2, दूसरा R2 इज ग्रेटर देन R1, तीसरा R1 बराबर R2, चौथा नन ऑफ दीज, इन चारों में से कोई सा नहीं। तो देखिए कौन सा सही लग रहा है आपको, ज़रा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब देखिए अगर v और i का ग्राफ है, अगर मैं इसका टेन थीटा निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। तो अगर मैं बात करूँ टेन थीटा 1 हमें क्या दे रहा है, R1, और टेन थीटा 2 क्या दे रहा है, R2 दे रहा है। इस वाले ग्राफ में देखिए टेन थीटा 1, अभी मैंने आपको बताया था टेन थीटा क्या करता है, किसी भी लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और वी आई के ग्राफ की जो लाइन का स्लोप है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 से क्या है, छोटा है। थीटा 1 देखिए इसका लाइन का इंक्लिनेशन कम है, इस लाइन का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो थीटा 2 बड़ा है। अगर थीटा 2 बड़ा है तो टेन थीटा 2 भी क्या होगा, बड़ा होगा, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो मतलब R2 क्या है, ये भी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1। ये हो गया ये वाला ऑप्शन। अगर इस ग्राफ का उल्टा आ जाता मतलब अगर मैं कह देता कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है आपसे, ये और ये आपको थीटा 1 और ये आपको थीटा 2 दे रखा है, और ये अब I इधर दे दिया और V इधर दे दिया। पहले देखो V और I ये होते हैं नॉन ओमिक ग्राफ, जो ओम्स लॉ को वैलिड नहीं है, तो इनको बोलते हैं नॉन ओमिक ग्राफ। तो देखिए अब यहाँ पर जब हमने I और V को बदल दिया तो यहाँ पर टेन थीटा क्या दे रहा होगा, टेन थीटा बराबर I अपॉन V देगा, I अपॉन V। तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या देगा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू V अपॉन I, और ये क्या होता है, R होता है। अब हमें क्या करना है, अब स्लोप का रेसिप्रोकल हमें क्या देगा, स्लोप का उल्टा हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। इस केस में 1 अपॉन टेन थीटा क्या देगा, रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा क्या है बेटा, V अपॉन I है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या है, I अपॉन V। जब इसको 1 अपॉन में लिया तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन I अपॉन V, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन I अपॉन V। ये V ऊपर चला जाएगा तो V अपॉन I आ गया। तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब थीटा अगर अपनी बड़ी वैल्यू लेगा,
यहाँ पर देखिए अपॉन में है, थीटा जितना बड़ा होगा उतनी ये छोटी वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पर थीटा 2 क्या है, बड़ा है, तो थीटा 2 वाला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो इसीलिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा, R2 इज लेस देन R1। ठीक, स्टेटमेंट हो गया आपका इसका कि क्या है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, किस तरीके से ये डिपेंड करता है, क्या कहानी है, रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट के बारे में पता चल गया आपको, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी कहानी है आपकी ओम्स लॉ पर। देखिए ये दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा जैसे कोचिंग्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले उसमें लेक्चर में। तो बहुत आसान था ओम्स लॉ, इसको आप बुक से पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।